नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। सीएम गहलोत की पदयात्रा, रेल सेवा बहाल, नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल, आरयू में छात्राओं का आक्रोश, सिख समुदाय का संग्राम, लपटों की विनाश लीला, चोर मस्त पुलिस पस्त, कोटा की बत्ती गुल, खिलाड़ियों का बुरा हाल और सर्दी ने जमाया रंग। जयपुर में नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे तक काम का बहिष्कार किया। एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट पर यह प्रदर्शन किया है। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तो जयपुर में नर्सिंग कर्मियों का इस समय हल्ला बोल, 2 घंटे काम का बहिष्कार किया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने यहां पर 2 घंटे काम का बहिष्कार किया। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और ये तस्वीरें प्रदर्शन की। समझना चाहा तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी एसएसओ आईडी जनरेट को, हमने एसएसओ आईडी गवर्नमेंट ऑलरेडी है हमारी उनके पास में, तो हमने इसको समझा। तो उन्होंने कहा मरीज जैसे ही एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद में बाढ़ में आता है तो वहाँ एक्सेप्टेंस बोले सबसे पहले नर्स करेगी। नर्स कराने में उसका सामान जो आएगा ऑनलाइन आएगा। हमने कहा इस पर हमें आपत्ति थी। आपत्ति ये थी कि हम जो उन्होंने कहा जो अपन मैनुअल जो अब तक जो करते आ रहे हैं उसी को हमने ऑनलाइन किया है। जब हम अब तक होता ये आया है कि जैसे ही मरीज आता है उसको डॉक्टर देखता है, डॉक्टर देखने के बाद में उसको वाटर सिस्टम देखने के बाद एक्सेप्ट करना है नहीं करना, उसको बेड देना, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। हाल ही में एसएमएस अस्पताल में लागू किए गए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ नर्सिंग कर्मी उतर चुके हैं। एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग कर्मी आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार जो है वो कर रहे हैं और इस वक्त नजारा दिखाना चाहेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तमाम नर्सिंग कर्मियों ने यहाँ पर विरोध जताया और विरोध जता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भेदभाव और पछतापूर्ण से सारी लायबिलिटी नर्सेज को डालना चाहते हैं और जो नर्सेज की दूसरी बातों की बात आती है तो सारी सुविधाओं से लेकर के सारी चीज डॉक्टर्स को और प्रशासन को चाहिए। नर्सेज सिर्फ एक मजदूर के रूप में काम करे और हमें बिना विश्वास में लिए हुए, बिना किसी उसको उन्होंने कहा कुछ और जो उसमें मेन रूप में जो उभर के आया वो सारी की सारी लायबिलिटी आईएचएस उसमें नर्सेज के ऊपर डाल दी गई है। इसी के ऊपर हमने विरोध, सिस्टम का विरोध नहीं, आपका विरोध है कि आप लोगों प्रशासन के भेदभावपूर्ण से। आज तक कभी नर्सेज पीछे नहीं रही, कोरोना में सबसे आगे रही, तो फिर जब सिस्टम में बदलाव की कोशिश करते हैं या जो भी करना चाहते हैं, हम कभी विरोध में नहीं रहे। हमको सिस्टम में बैठाइए, इनसे ज्यादा हम सुधार की बात इनको बता सकते हैं जो सरकार के भी हित में और जनता के भी हित में। हमको शामिल कीजिए, हम सब नर्सेज साथ हैं। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि ये आप लोगों ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। हम इसके अगर जो उन्होंने सुधार की बात की है उसको सुधार करेंगे, विश्वास में लेकर के काम करेंगे। तो हम तो योजनाओं का पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, हर योजना का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी योजनाएं होनी चाहिए आम मरीजों के लिए। इस लिहाज से प्रशासन को बीच का रास्ता निकालते हुए नर्सिंग कर्मियों की बात जो है वो सुननी चाहिए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो न हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, क्या 2 घंटे हो चुके हैं, समझाइश की कोई बातचीत हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नर्सिंग कर्मियों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है क्योंकि अस्पताल प्रशासन। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि देखिए अस्पताल प्रशासन से नर्सिंग कर्मियों की बातचीत है वो हुई है और फिलहाल स्थगित जो प्रक्रिया है वो करने की बात कही गई है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों को कहना है कि सारी जिम्मेदारी हम पर न थोप कर इसे जो है वो एक व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए ताकि किसी को भी दिक्कत जो है वो न हो। हाल फिलहाल इस प्रकार की दिक्कत कहना है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो नर्सिंग कर्मियों पर थोप दी गई है और ये सिस्टम लागू करने से पहले जो है वो नर्सिंग कर्मियों से बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि लागू करने के बाद जो है वो अब बातचीत की जा रही। तो ये आज का प्रदर्शन जो है वो संकेत रूप में जो है वो प्रदर्शन किया गया है। आगे देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन जो है वो रास्ता निकालता है। जी
सौरभ, क्या ये लंबी भी खींच सकती है? जो 2 घंटे का समय इन्होंने दिया है, चूंकि 2 घंटे का समय अब पूरा होने वाला है, तो ऐसे में अगर बातचीत नहीं जो है वो पटरी पर लौटती है तो क्या ये लंबी खींच सकती है? दूसरा, इसकी वजह से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम नर्सिंग कर्मी अगर कार्य बहिष्कार करेंगे तो मरीजों को दिक्कतें साफ तौर पर होंगी, लेकिन अभी आज जो है वो 8 से 10 बजे तक का ही समय जो था वो प्रदर्शन करने का इन्होंने निर्धारित किया था। अब फिर से जो है वो प्रशासन से बातचीत की जाएगी और आगामी दिनों में किस प्रकार से इनका आंदोलन आगे बढ़ता है, ये उसकी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इन्होंने प्रदर्शन किया और इस दौरान मरीजों को, जो इंडोर मरीज हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें जो है वो जरूर उठानी पड़ी है। लेकिन अब जो कार्य बहिष्कार जो है वो एक तरह से खत्म हो चुका और नर्सिंग कर्मी अपने अपने वार्डों में जो है वो लौट रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन से भी लगातार ये बातचीत जो है वो कर रहे हैं। आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इनकी रणनीति आगे बढ़ती है। जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद। उदयपुर में रेलवे ट्रैक विस्फोट मामला, रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। उदयपुर अहमदाबाद रूट पर ट्रेन परिचालन बहाल हो गया। देर रात रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया। रात को ही ट्रायल ट्रेन चलाकर ट्रैक का इंस्पेक्शन किया गया। आज सुबह रूटीन ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक को शुरू कर दिया गया। कुछ देर बाद असारवा से उदयपुर आ रही ट्रेन गुजरेगी। ओड़ा पुल कल विस्फोट से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था। ये वो रेलवे ट्रैक है जो डेटोनेटर विस्फोट के बाद क्षतिग्रस्त किया गया था। पूरी रात इसके मरम्मत का काम चला है और अब इसे फिलहाल दुरुस्त कर दिया गया। ये वो तार हैं, आप देख सकते हैं, वायर जिसके जरिए डेटोनेटर कनेक्ट किया गया था। और इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसआईटी और एनआईए को सौंप दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। बहरहाल इस रूट को दुरुस्त कर दिया गया है। जो क्षति हुई थी रेलवे ट्रैक को, जिसकी वजह से आंशिक बदलाव किए गए थे रेलवे रूट के अंदर, 2 रेलों को रात को आंशिक रद्द किया गया था। अब उन ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। ट्रेनें इस रूट से गुजर सकती हैं और जो पेट्रोलिंग की जा रही थी इस रूट की, उससे पहले ही, ट्रेन के गुजरने से पहले ही इसका पता लगाया गया और पता लगाने के बाद में ये जानकारी रेलवे को दी गई, आरपीएफ को दी गई और उसके बाद रेलों का संचालन यहां से रोका गया। अन्यथा एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, रूट को बहाल कर दिया गया है, रेलें यथावत यहां से गुजरेंगी। जांच जो है सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए या एटीएस को सौंप दी गई है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए रेलवे जो ट्रैक है ये जो कल क्षतिग्रस्त हुआ था, इसको पूरी तरह से बहाल कर दिया है। फिलहाल ये नया रेलवे ट्रैक है, ऐसे में इस पर सिर्फ 2 ट्रेन का संचालन चल रहा है। एक असारवा से उदयपुर सिटी के लिए आती है और एक ट्रेन उदयपुर सिटी से असारवा जंक्शन जो कि गुजरात में, वहां के लिए जाती है। उन दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया। अब से कुछ ही देर बाद में जो असारवा से जो उदयपुर की ओर ट्रेन आ रही है वो इस ओड़ा पुलिया से होकर गुजरेगी। तकरीबन 10:30 का समय जो है वो बताया जा रहा है। कल इस ट्रेन को डूंगरपुर रोक दिया गया था क्योंकि ट्रैक में दरारें आ गई थी, बोल्ट गायब हो चुके थे, पट्टियां उखड़ गई थी। तो ऐसे में डूंगरपुर में कल इसका होल्ड कर दिया था और डूंगरपुर से उदयपुर इसको रद्द कर दिया था, लेकिन आज इसको बहाल कर दिया गया है। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच जो है वो लगातार चल रही है। जैसा कि कल रेल मंत्री ने भी बताया था कि इस मामले में एनआईए को भी शामिल किया गया है क्योंकि बम से उड़ाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ये सिर्फ ट्रैक को उड़ाने के बजाय पूरी ट्रेन को उड़ाने की साजिश तो नहीं थी। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनआईए और एटीएस की टीम जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा रेलवे पुलिस फोर्स भी जो है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कल 11 बजे तक एजेंसीज का जो इन्वेस्टिगेशन है वो चला था। उसके बाद में ये ट्रैक रेलवे की मेंटेनेंस टीम को सुपुर्द किया गया और रेलवे ने तकरीबन 3:30 बजे फाइनल इंस्पेक्शन करते हुए इस ट्रैक को दुरुस्त कर दिया और ये घोषणा कर दी कि ये ट्रैक अब पूरी तरह से रेल संचालन के लिए उपयुक्त है। तो ऐसे में आज जो है ट्रेन संचालन शुरू किया गया है। जी हाँ। कपिल, जिस रूट से ये ट्रैक गुजर रहा है उसके आसपास कुछ दूरी के ऊपर कुछ गांव जरूर मौजूद रहे होंगे। क्या वहां पर भी पूछताछ चल रही है? संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी है आसपास के गांव से? देखिए, जो ये जो पुलिया है, ओड़ा पुलिया, जो कि नई पुलिया बनी है, इसके आसपास कुछ गांव हैं और उन्हीं ग्रामीणों की सजगता के चलते एक बड़ा हादसा होने से बचा है। क्योंकि रात को जब विस्फोट हुआ था तो ग्रामीणों ने आवाज सुनी थी। हालांकि रात को किसी ने जाकर नहीं देखा, लेकिन अल सुबह ग्रामीण
मौके पर पहुंचे थे और वहां पर जब उन्हें ट्रैक उखड़ी हुई मिली, दरारें मिली, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी गई थी और इन्हीं ग्रामीणों की सजगता के चलते जो ट्रेन यहां से होकर गुजरनी थी उसको पहले ही रोक दिया गया था। तो ग्रामीणों ने ये जरूर सुना था, ग्रामीणों के बयान भी लिए जा रहे हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति का मूवमेंट तो यहाँ पर नहीं देखा है, तो जानकारियां हर पहलू पर जुटाई जा रही है। जी आसिफ। जानकारी के लिए कपिल आपका धन्यवाद। शनिवार देर रात उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर ब्लास्ट किया गया। इसमें पटरियों पर क्रैक आ गया और मौके पर बारूद भी मिला था। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश। जावट से खारवा चांदवा की तरफ ये ट्रैक जाता है, जहां पर बीती रात इस ट्रैक को उड़ाने के लिए साजिशकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक के नीचे विस्फोटक सामग्री का यूज करते हुए इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर धमाका। ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की कि क्या सामग्री थी, और इस तरह की यहाँ की टीमें, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई है, एटीएस की टीम मौके पर पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है, आरपीएफ और रेलवे पुलिस। 6 साल के इंतजार के बाद शुरू हुई थी रेलवे लाइन। आतंकी साजिश के तहत एटीएस की जांच। यहाँ भी एक जो ट्रैक उसको नुकसान पहुँचाया गया, उसके बारे में जो टीम्स है वो एग्जामिन कर रही है। एटीएस की टीम हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे करवा रहे हैं। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली इस नई नवेली रेलवे लाइन पर किसकी नजर लगी, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन सालों के इंतजार के बाद शुरू हुई इस रेलवे लाइन से राजस्थान के 6 जिलों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वाकया उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलुम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओढ़ा रेलवे पुल के पास का है, जहां शनिवार रात 10 बजे तेज धमाके की आवाज के बाद स्थानीय लोग जब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा था और लोहे की पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी। 4 घंटे पहले ही यहां से एक ट्रेन गुजरी थी। हालांकि सूचना के बाद रेलवे ने इस लाइन पर चलने वाली दोनों तरफ की ट्रेन को रोक दिया है। जब इसकी आवाज़ लोगों ने रात को सुनी, उसके बाद जब सुबह मौके पर जल्दी यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे तो ग्रामीणों ने देखा कि इस ट्रैक की जो पटरी है, उस पटरी के नीचे जो लोहे की चदरें वो उखड़ के पूरी तरह से उखड़ चुकी है। ऐसे में इन ग्रामीणों ने तुरंत रेलवे पुलिस को और साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उसके बाद अधिकारी इस बात की तह में लगे हुए कि ये जो सामग्री यूज की गई वो सामग्री किस तरह की थी। घटना की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक पूरी तरह से प्लानिंग कर ये ब्लास्ट किया गया। धमाके में इस्तेमाल डेटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का है। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को असारवा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। इस ट्रैक के लिए लोगों को 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। पहले यहाँ मीटर गेज थी, इसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया था। अहमदाबाद से जो उदयपुर ट्रेन आ रही थी उससे पहले ही डूंगरपुर रोक लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि होने से रुक गई। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। जयपुर के राजा पार्क में सिख युवक से मारपीट हुई। गुरु नानकपुरा निवासी हरप्रीत सिंह के हाथ में फ्रैक्चर हुआ। देर रात चाय की दुकान पर यह झगड़ा हुआ था। घटना के विरोध में देर रात तक विरोध प्रदर्शन चला। घटना के बाद सिख समुदाय में गुस्सा है। आक्रोशित सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए। राजा पार्क में गोविंद मार्ग पर धरना देकर बैठ गए। देर रात डीसीपी ईस्ट और एडिशनल डीसीपी की समझाइश पर सुलह हुई। रात 2 बजे प्रदर्शन शांत होने के बाद गोविंद मार्ग खोला गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। रात को राजा पार्क में समय पर चाय दुकानें बंद होने की अपील की गई। मार्केट में पुलिस की चेतक खड़ी रहने का आश्वासन दिया गया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी पब्लिक यहाँ पर गोविंद मार्ग रोक कर बैठी हुई है और हम एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि वो यहाँ आकर सभी को आश्वासन दे कि ये दुकानें बंद होगी, उसके बाद ये धरना उठेगा। नहीं तो हम बंद करवाएंगे। पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो सांप्रदायिक दंगा होगा। ठोकेंगे, दुकानें तोड़ेंगे, दुकानें बंद करेंगे। ये गोविंद मार्ग रास्ता नहीं खोलेंगे। देखिए, इनका ये था कि यहाँ कुछ
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या संदिग्धों की पहचान हो पाई? पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई? देखिए, पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ जो झगड़े करने वाले, हमला करने वाले कुछ आरोपी थे, उनको नामजद कर लिया गया है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूरा जो मामला है वो कल देर रात का है, जहाँ पर गुरु नानकपुरा के रहने वाला हरप्रीत सिंह राजा पार्क पे एसी मार्केट से गुजरा था। वहीं पर एक चाय के जो रेस्टोरेंट वहाँ पे खुले हुए हैं, वहाँ पर उसकी कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद में सामने वाले जो पक्ष के जो लोग लड़के थे, उन्होंने हरप्रीत पर हमला कर दिया, जिसमें हरप्रीत के हाथ में फ्रैक्चर आया। और घटना का जब पूरा पता जब आसपास के जब सिख समुदाय में पता चला, तब सिख समुदाय के लोग सड़कों पर रात को उतरे। रात को करीब 1 बजे तक वहां पर गोविंद मार्ग को जाम कर दिया गया। वहां पर लोग धरने पर बैठ गए और आखिरकार एडिशनल डीसीपी अवनीश कुमार मौके पर पहुंचे। डीसीपी ईस्ट राजू पचार की उनकी बातचीत हुई, तब जाकर के समझाइश हुई और रास्ते को खोला गया। सबसे बड़ी बात, लोगों का आरोप है कि देर रात तक यहाँ पर चाय की दुकानों की आड़ में यहाँ पर नशा परोसा जाता है, जिसकी वजह से बाहरी तत्व राजा पार्क में आते हैं और असामाजिक गतिविधियां वहां पर शुरू होती है। ऐसे में लोगों का आरोप था कि वहां पर चेतक को तैनात किया जाए, उसके अलावा जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और तीसरी बात, रात 10 बजे दुकानों को बंद कर दिया जाए। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बाल दिवस पर सीएमआर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम गहलोत शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा अगला बजट बच्चों और युवाओं के लिए होगा। बाल दिवस पर कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल हुए गहलोत, सीएम गहलोत ने ये घोषणाएं की, अगला बजट बच्चों और युवाओं के लिए होगा। उसको एक्सपोज करने का काम करते रहते हैं, वो हस्ती आज हमारे बीच में मौजूद है। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर इनकी पुस्तक कश्मीरनामा इन्होंने लिखी। गांधी जी की हत्या पर उन्होंने गांधी को क्यों मारा पुस्तक लिखी, जो काफी पसंद की जाती है लोगों में। ऐसे प्रगतिशील लेखक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अभी आपके विचार सुने। पंडित नेहरू विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, जो देश ने दुनिया के मुल्कों में पहचान बनाई पुस्तकों ने, जेल में लिखी गई थी और 9-10 साल तक जेल में बंद रहे, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके। मोतीलाल नेहरू के जमाने के सबसे अमीर व्यक्तित्व के धनी थे। आनंद भवन गवाह है उसका, सरदार भवन गवाह है, जो उन्होंने देश को समर्पित कर दिया है। अब उनके मालिक देश है, गांधी परिवार नहीं है। आप सोच सकते हो कि वो जमाना आज़ादी के पहले का, और किसी को पता नहीं था कब आज़ादी मिलेगी। तब भी जो ज्ञात अज्ञात लोगों ने भाग लिया था आंदोलन के अंदर, आज उनको आज भी याद करते हैं नेहरू जी के बाल दिवस पर, कि किस प्रकार संघर्ष किया राज्यों के अंदर भी, राष्ट्रव्यापी भी, जेलों में गए, लाटें खाई, गोलियां खाई भगत सिंह जैसे लोगों ने। लंबा इतिहास बन गया देश की आज़ादी के संघर्ष का। तब मुल्क आज़ाद हुआ और गांधी जी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में कैसे संबंध थे। सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के जो संबंध थे, वो तो जो आजाद हिंद फौज बनी थी, वो तो नेहरू ब्रिगेड थी। आप कल्पना कीजिए, आज जो ये फांसी की ताक में बैठी हुई देश के अंदर गुमराह कर रही लोगों को, गुमराह कर रही है और सोची समझी साजिश के अंतर्गत गुमराह कर रही है। जातियों को बांटने में, धर्म को बांटने में, उसमें लगी हुई है। ये तो पुस्तकों के अंदर है। किस प्रकार नेहरू ब्रिगेड थी, कैसे संबंध थे पंडित नेहरू के सुभाष चंद्र बोस के। और सावरकर का नाम लिया जाता है। सावरकर तो जेल होते ही 1 साल तक रहे, उसमें 9 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। और जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों में भर्ती करवाई उन्होंने, लोगों की भर्ती करवाई अंग्रेजों के साथ में।
क्या मुकाबले करेंगे पंडित नेहरू का। पर दुर्भाग्य है कि पूरे देश का जो आज ढांचा बन गया है धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है, और सब वर्गों को सब जातियों में लेके राजनीति करना चुनौती भरा होता है। इस रूप में आज देश चल रहा है, पर धीरे धीरे जो इन्होंने गुमराह कर रखा देशवासियों को, अब लोग समझ गए हैं। आपने महसूस किया होगा हिमाचल में और गुजरात के अंदर वो जो पहले माहौल बनाते थे, जैसे कि राष्ट्रभक्त यही है, हम तो राष्ट्रभक्त है ही नहीं, उनकी पोल खोली, नाम नहीं दे रहे राष्ट्रभक्त का, राष्ट्रपति का नाम नहीं ले रहे हैं, और धर्म की राजनीति भी धीरे धीरे पब्लिक समझ गई। आज तो महंगाई की मार, राहुल गांधी की यात्रा में बीजेपी को खुद को विचलित कर दिया है। बीजेपी को चिंता में आ गई है और इसलिए अपना एजेंडा ही बदल रही है। राहुल गांधी की यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो मुद्दे देश के सामने हैं, महंगाई का मुद्दा पूरे देश के सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर पूरे देश के सामने है, और देश में शांति सद्भाव अहिंसा रहे, तनाव नहीं रहे, हिंसा नहीं हो, जिसके लिए राहुल गांधी जी का कारवा चल पड़ा है, वो मुद्दा देशवासियों के सामने है। और देश वाले मुद्दे को लेके यात्रा का मार्ग जो बना हुआ है, उस मार्ग में चलेंगे। पर राहुल गांधी का संदेश देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर ठाणे में पहुंच चुका है। सब चाहते हैं देश में शांति सद्भावना रहे, प्यार मोहब्बत हो आपस के अंदर, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। पंडित नेहरू का तो अगर आप विचार पढ़े हैं, आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री बनते ही, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस वक्त दूरदृष्टि रखी, देश की मजबूत इतनी जड़ें मजबूत करी, आज उस पर देश खड़ा है। आत्मनिर्भर होकर के, वरना तो दूसरे मुल्कों की तरह डिपेंड रहना पड़ता दूसरे मुल्कों पर, जैसे पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने, बड़ी बड़ी संस्था जिसका भी अशोक पांडे जिक्र करे थे, हर क्षेत्र में संस्था बना दी, IIT, एम्स के अलावा भी रिसर्च की संस्था बना दी कृषि को लेकर भी, भाखड़ा डैम बना दिया। एक कहानी में सुनाता हूँ, कहानी क्या सच्चाई है। तो एक बार मेरे खिलाफ में उसको वायरल कर दिया मेरे खिलाफ, जो मैं वापस सुनाना चाहता हूँ। बचपन में जब ये बीजेपी जनसंघ थी, तो जनसंघ के रूप में ये 8 नंबर जीते थे असेंबली में जाकर। सिंह शेखावत साहब इनके नेता थे, और कोई जनसंघ में दम नहीं था, कोई विचार नहीं थे, कोई नीति नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं थे, अफवाह बनाने काम करते थे। पंडित नेहरू ने जब भाखड़ा डैम बनाया, तो इन्होंने कहा ये पंडित नेहरू का दिमाग खराब हो गया है, ये भाखड़ा डैम बना के बाद बिजली घर स्थापित कर रहा, बिजली घर बना रहा है भाखड़ा डैम पे, और जब पानी में से बिजली बनाएगा पंडित नेहरू, तो पानी की ताकत पूरी निकल जाएगी, और पानी जब जाएगा वो खेतों में, जब ताकत निकली हुई होगी, तो पानी किस काम का? ये वो लोग हैं, पानी की ताकत निकाल रहा पंडित नेहरू, तो बिजली बना करके ताकत खत्म हो गई, वो सिंचाई का क्या काम है, कैसे सिंचाई होगी? तो आप कल्पना कर लीजिए, वो लोग हैं ये लोग। और जब मैंने कहा ये बात, आधा भाग काट दिया, आधा भाग चला दिया कि मैं ये कह रहा हूं कि पानी की ताकत निकल जाती है, कोई काम का नहीं करता है, मेरे नाम ये कर दिया। ऐसे लोग हैं ये। मुझे उसी वक्त वापस वायरल करना पड़ा, सच्चाई क्या है, सच्चाई मैं नहीं बोला था। आज तो उम्मीद करता हूँ ये मीडिया वाले, जब मैं पोल खोल रहा हूँ, पहले वाले
बादल जी आज तो गलत फहमी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो पंडित नेहरू का मुकाबला नहीं, 17 साल तक देश को राज किया, बल्कि देश का सम्मान बढ़ा दुनिया के अंदर। पंचशील का सिद्धांत लेके आए, दुनिया भर में शांति रहे, गांधी के संदेश को प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया, अभी मोदी जी तोड़ दिया प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग बना दिया, सारी संस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए। पार्लियामेंट भवन को भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ये जाने क्या इनकी सोच है। पर इनको ही कहते फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अभी मैंने मानगढ़ में आए थे प्रधानमंत्री जी, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में तो आपका सम्मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुनिया के मुल्कों को मालूम है कि गांधी के देश का है, लेकिन गांधी के देश का आए हैं इसलिए आपका सम्मान होता है। लोकतंत्र पिछले साल में वहां मजबूत बना है, गहरी हुई लोकतंत्र में। लोकतंत्र को बड़े बड़े छोटे बड़े मुल्कों में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। हमारे मुल्क में आजादी के बाद में लगातार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंपी उसी वक्त, वाजपेयी जी हार गए, सोनिया गांधी की सत्ता सौंपी। सोनिया गांधी जी का मैं नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे, वो अलग बात है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई देश के अंदर। ये नेहरू का देश है, इसलिए जो परंपरा नेहरू ने डाली है वो आज भी काम समझेगा। मोदी जी आपका सम्मान इसलिए भी होता है कि इस देश में 70 साल में लोकतंत्र की जगह मजबूत हुई है। तो पंडित नेहरू का जो सोच विजन था उसका लोग सब मानते हैं, पर इन्होंने षड्यंत्र करके आप बताइए कि नेहरू का नाम मिटाने का उनकी, ये राहुल गांधी जी के बारे में सोशल मीडिया में चलाए खूब सारी बातें, जाहिर सोशल मीडिया कौन लेके आया? राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, वो क्रांति हो गई। कंप्यूटर को लेके आए वो अमेरिका से, टेक्नोलॉजी मिशन बनाया यहाँ पर। मैं तो उनके हेल्थ मंत्री था, मुझे मालूम है किस प्रकार की उनकी सोच थी, क्या सोच थी, और आज ये उसको तोड़ मोड़ रहे हैं। और सबसे दुख की बात है मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।